हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। जी हाँ, जिसको 2 से 3 भागों में बांटा गया, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत या यात्रा विवरण। जी हाँ, हम लोगों ने अभी तक पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ा। हमने सिक्के पढ़े, मृदभांड पढ़ा, अभिलेख पढ़ा, शिलालेख पढ़ा और हमने चित्रकला और मूर्तिकला को भी समझा। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? साहित्यिक स्रोत की तरफ। साहित्यिक स्रोत किस प्रकार से इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं, वो हमें जानना आवश्यक है। साहित्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। प्रत्येक समय का साहित्य उस समय की दर्पण की भांति होता है। जी हाँ, उस समय के लोगों की, उस समय के शासन की व्यवस्था की, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की मानसिक स्थिति, जी हाँ, लोगों की मानसिक स्थिति तक साहित्य में समझ में आ जाती है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सब कुछ साहित्य के माध्यम से साफ साफ हमें यानी इतिहास के विद्यार्थियों को पता चलता है। साहित्यिक स्रोतों को स्वदेशी साहित्य भी कहा जाता है। स्वदेशी साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, जिसे प्राथमिक साहित्य की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसे हम द्वितीयक साहित्य की श्रेणी में रखेंगे। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि मनुष्य में लेखन कौशल कब से आया। जी हाँ, मनुष्य में पहले लिखने की कला को विकसित किया गया होगा, तब तो साहित्य लिखे गए होंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि लेखन कौशल की शुरुआत कब से होती है। प्राचीन भारतीय लोग ईसवी पूर्व 2500 यानी 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखने के कौशल से परिचित हो चुके थे। हमारी सबसे प्राचीन पांडुलिपियाँ 4वीं शताब्दी से ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, जो कि सबसे पहले मध्य एशिया में पाई गई हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पांडुलिपियाँ क्या हैं? जी हाँ, जो कि मध्य एशिया में पाई गई हैं। तो सबसे पहले अपने को ये जानना आवश्यक है कि पांडुलिपियाँ कहते किसे हैं। पांडुलिपियों का मतलब होता है हाथ से लिखी गई, हस्तलिखित। जी हाँ, हस्तलिखित ग्रंथ या दस्तावेज जो भी प्राप्त हुए हैं वह पांडुलिपि की श्रेणी में आएंगे। जी हाँ, उनको प्रिंटिंग में नहीं डाला गया है, वो प्रिंट नहीं है, वो किसी की नकल नहीं है, वो हाथ से लिखे हुए हैं। जी हाँ, जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, हस्तलिखित दस्तावेज हैं, वह पांडुलिपियों की श्रेणी में आएंगे। पांडुलिपि किसी भी प्रकार की हाथ से लिखी गई सामग्री हो सकती है। उसके उदाहरण कैसे हैं? जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, किसी भी प्रकार के दस्तावेज, ये सभी पांडुलिपि के श्रेणी में आते हैं, या ये सभी पांडुलिपि हैं क्योंकि ये हाथ से लिखे गए हैं। भारत में जो पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं वह भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर प्राप्त हुई हैं। अब फिर प्रश्न बन रहा है कि ये भोजपत्र क्या है। तो चलिए जानते हैं पहले भोजपत्र को। भोजपत्र हिमालय में उगने वाला एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर तक होती है। जी हाँ, जिसकी छाल सफ़ेद रंग की होती है और उसी छाल पर प्राचीन पांडुलिपियाँ, प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, वो है भोजपत्र। पांडुलिपियाँ भोजपत्रों पर भी प्राप्त हुई हैं और ताड़पत्रों पर भी प्राप्त हुई हैं। ताड़ का वृक्ष तो आपने सुना ही होगा, तो ताड़ के छाल पे नहीं लिखा जाता था, ताड़ के पत्तों पर। जी हाँ, ताड़ के पत्तों पर जो ग्रंथ लिखे हुए मिले हैं उन्हें हम ताड़पत्र कहते हैं। ताड़ के वृक्ष में बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उन्हीं पत्तों पर
साहित्य लिखा गया है उसे हम ताड़पत्र कहेंगे और हमारी प्राचीन पांडुलिपियां भोजपत्र और ताड़पत्रों पर मिली हैं। मध्य एशिया, जहाँ भारत की प्राकृत भाषा पहुँच चुकी थी, वहाँ पे जो पांडुलिपियाँ मिली हैं वह भारत की भांति नहीं हैं। वहाँ की पांडुलिपियाँ लकड़ी के पाटों पर मिली हैं और एक अलग सी चीज़, जी हाँ, भेड़ की छाल नहीं कहेंगे, भेड़ के चमड़े पर पांडुलिपियाँ लिखी पाई गई हैं। जी हाँ, मध्य एशिया में जो पांडुलिपियाँ मिली वह लकड़ी के पाटों पर और भेड़ के चमड़े पर प्राप्त हुई हैं। जब मनुष्य को प्रिंटिंग का ज्ञान नहीं था तब ये पांडुलिपियाँ बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान थीं और आज के समय पर भी हैं। अब प्रश्न उठता है कि सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ किस भाषा में प्राप्त हुई हैं। जी हाँ, हमारे भारत भर में लगभग सभी जगह पांडुलिपियाँ सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुई हैं वह संस्कृत भाषा में प्राप्त हुई हैं। जी हाँ, ऐसे ही नहीं, संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। यह पांडुलिपियाँ ज़्यादातर कश्मीर, नेपाल और दक्षिण भारत में बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुई हैं।